हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसमें मैंने 1000 क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बना रखी है। तो इसमें 4 वीडियोस के माध्यम से मैंने 200 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो आप इनको जाके देख सकते हैं। हर एक वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। ठीक है। अगर आप ये चारों के चारों वीडियोस देखते हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ उनमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले तो प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो ये तीनों की तीनों चीज़ें होती हैं तो इससे हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कौन से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। तो जैसे अगर हम लोग हाई लेवल में प्रोग्राम को लिखते हैं तो वहाँ पे जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो कोड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। अगर मान लीजिए आपने पाइथन का आइडियली ओपन कर रखा है तो आइडियली में जब भी हम कोड लिखते हैं तो वो हम उसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो जब उसको हम पढ़ सकते हैं तो उसको बोलेंगे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। लेकिन जो जब इसको पाइथन कंपाइल कर देता है तो कंपाइल करने के बाद जब वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में तो उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो वो ह्यूमन नॉन रीडेबल फॉर्म में हो जाता है। तो इस तरीके से जब पूछ रहा है कि जब भी हम प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा लिखा जाता है तब उसको हम लोग कौन सा कोड बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मेन थ्री टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो तीन हमारे लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स होते हैं मेन, वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास तीन ट्रांसलेटर होते हैं। पहला होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है करेक्ट है। देखिए जैसे ट्रांसलेटर से आपके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रांसलेटर की बात की जा रही है, तो ट्रांसलेटर जो होते हैं मेन तीन टाइप के होते हैं। ठीक है। पहला होता है कंपाइलर। पहला क्या होता है, कंपाइलर। दूसरा होता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। और तीसरा होता है असेंबलर। तीसरा होता है असेंबलर। ठीक है। तो इनसे आपके कोई क्वेश्चंस भी बन सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो तीनों के तीनों आपके ट्रांसलेटर हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कंपाइलर है, तो कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या क्या होती हैं, जैसे है सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये सारे के सारे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर जो होता है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। किसमें, मशीन कोड में। ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस अलग अलग है तो इसको याद रखिएगा। तो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और जो असेंबलर होता है इसकी खुद की लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। और जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है। तो ये तीन टाइप के ट्रांसलेटर में ये चीज़ें यूज होती हैं। और जो कंपाइलर होता है ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल कर देता है। ठीक है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। मतलब ये भी ट्रांसलेट करता ही है लेकिन वो एक एक लाइन को चेक करके तब उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है। और असेंबलर हमारा ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जो इसकी खुद की लैंग्वेज होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ट्रांसलेटर से बन सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि फाइंडिंग एंड सॉल्विंग एरर इन द सोर्स कोड इज नोन एज। जब भी जो हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड का मतलब है कि पाइथन में जो भी कोड हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो अगर उसमें हमको फाइंड करना हो कि एरर कौन सी है या सॉल्व करना हो कि मतलब उसको एरर को हटाना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब होता है कि बग मीन्स होता है एरर। बग मीन्स क्या होता है, एरर। तो जो भी एरर होती है उसको अगर हम फाइंड करके उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि उसको रिजॉल्व करते हैं, हटाते हैं एरर को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीबग बोलते हैं। मतलब एरर को फाइंड करके उसको हटाना या उसको सही करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीबग। ठीक है। और बग मीन्स क्या होता है, एरर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे जो है, जो सोर्स कोड होता है अगर उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रोसेसर। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या होगा? लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, मतलब जो सोर्स कोड होता है उसको अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम किसके द्वारा करते हैं? तो लैंग्वेज प्रोसेसर के द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो उनके लिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे हमारा होगा बी ऑप्शन, एल्गोरिथम। जैसे एल्गोरिथम क्या होती है कि जब भी किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो जो उसके स्टेप बाय स्टेप्स हमारे क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं, उसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो अगर मान लीजिए हमको कोई काम करना है, तो कोई काम करने के लिए हमको वहाँ पे क्या करना पड़ता है? उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्लान बनाना पड़ता है। तो जो प्लान होता है, तो प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम अपने अचीवमेंट तक पहुँचते हैं, तो वो ज़्यादा सक्सेस होता है ना? तो उसी तरीके से जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं अपने कंप्यूटर में, तो लिखने से पहले हम क्या करते हैं? उसका एक प्लान बनाते हैं। तो प्लान बनाने का मतलब है कि जो स्टेप बाय स्टेप जो आप प्रोसीजर जो फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम बोलेंगे, ठीक है? घर बनाना हुआ तो भी प्लान बनाएँगे, कहीं जाना हुआ तो भी प्लान बनाते हैं। कि कैसे-कैसे वहाँ पे हमको गाड़ी पकड़नी है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है या कैसे वहाँ पे हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। तो उनके लिए जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसी को एक तरीके से प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क क्या बोलते हैं उसको? एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू बिहेव, व्हाट टू डू एंड डिराइव एट सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज। देखिए यहाँ पे जैसे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो एक ही लाइन आपको यहाँ से पकड़ में आ जानी चाहिए कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब हो गया कि जो कंप्यूटर है हमारा या जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो भी काम करवाना चाहते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग लिखेंगे। वो स्टेटमेंट हम लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हम क्या काम करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो जब भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब हो गया कि जो हम कोड लिखते हैं जिससे हम मशीन को समझा सके कि हम क्या काम करना चाह रहे हैं या पर किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि द 6 स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट इन लॉजिकल ऑर्डर आर। जैसे यहाँ पे जो है जब हम प्रोग्राम के जो 6 स्टेज होते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, तो वो जो होते हैं उन वो हमारा क्या है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी वाला होगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि डिफाइन, एनालाइज, डेवलप, राइट, टेस्ट एंड डिबग डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे इसको ऐसे शॉर्ट में याद रखिएगा, डैड, DAD डैड और WTDD। तो इस तरीके से जब आप याद रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आपको याद रहेगा कि कौन से 6 स्टेज होते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? पाइथन इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हिच जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जो पाइथन है वो कौन से जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो यहाँ पे वो है ऑप्शन हमारा पहला वाला यानी कि 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्गोरिथम मस्ट बी ऑल ऑफ द अबव फॉलोइंग एक्सपेक्ट। देखिए यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्ट का मतलब हो गया कि जो है एक्सेप्ट का मतलब क्या है? कि यहाँ पे इसके बिना कौन-कौन से एल्गोरिथम्स हमारे सारे के सारे होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे लॉजिकल होना चाहिए, कॉन्सिस होना चाहिए, प्रिसाइज़ होना चाहिए। लेकिन एम्बिगुइयस का मतलब हो गया कि अस्पष्ट, मतलब जो चीज़ें हमको स्पष्ट नहीं है तो वो नहीं रखनी होंगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। मतलब किसी भी एल्गोरिथम में ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, कॉन्सियस होना चाहिए और प्रिसाइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी वाला होगा, यानी कि एम्बिगुइयस नहीं होना चाहिए किसी भी एल्गोरिथम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैड एग्जीक्यूट्स प्रोग्रामिंग कोड्स लाइन बाय लाइन रादर देन द होल प्रोग्राम। देखिए जैसे अभी मैंने ऊपर ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो हमारे 3 के 3 हमारे ट्रांसलेटर होते हैं, तो उन तीनों के तीनों ट्रांसलेटर में जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो कंपाइलर को मैंने बताया था कि पूरे-पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल कर देता है, ठीक है? और इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक-एक लाइन को वो एग्जीक्यूट करता है, मतलब उसको इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ पे यही तो पूछ रहा है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन करेक्ट? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर मिस्टेक ड्यूरिंग द कोड आर नोन एज। जैसे यहाँ पे जो है जो सॉफ्टवेयर मिस्टेक करता है कोडिंग में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बग्स। जैसे अभी ऊपर मैंने बताया था कि जो एरर्स होती हैं तो उन एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको बग बोलते हैं।
और अगर उन एरर को हम फाइंड करके दूर करते हैं, मतलब फाइंड करके उसको सॉल्व करते हैं कि उसमें क्या एरर थी, तो उसको हम लोग डीबग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि सूडो कोड कैन रिप्लेस, सूडो कोड जो होता है वो किसको रिप्लेस करता है? तो सूडो कोड जो होता है हमारा वो फ्लो चार्ट को रिप्लेस करता है। फ्लो देखिए, सूडो कोड होता क्या है कि नॉर्मली लैंग्वेज में जिसको हम लोग कोड लिखते हैं, कोड का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम लोग सूडो कोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो है, अगर मान लीजिए हमको कोई प्रोग्राम बनाना है, मान लीजिए दो नंबर्स को ऐड करना है, तो इन दोनों प्रोग्राम्स को ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे कि सबसे पहले हम वेरिएबल ए लेंगे, फिर वेरिएबल बी लेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो ये चारों के चारों जो मैंने स्टेप बताए, ये स्टेप्स आप अगर यहाँ पे अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इंग्लिश में लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो कोड बोलते हैं। सूडो कोड कोई प्रोग्राम कोड नहीं है या कोई प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं। नॉर्मली हम समझने के लिए जो अपने साथ वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सूडो कोड, ठीक है। तो सूडो कोड क्या करता है, फ्लो चार्ट को रिप्लेस करता है। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट जो एल्गोरिथम हम लोग लिखते हैं, तो एल्गोरिथम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि कहाँ पे लूप यूज हो रहा है, कहाँ पे डिसीजन बॉक्स यूज हो रहा है, कहाँ पे इनपुट आउटपुट है, तो ये सारी चीजें होती है। अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट को। तो बस अभी के लिए यहाँ पे इतना जानते रहिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री स्टेप्स फॉर एल्गोरिथम कंस्ट्रक्शंस? जब भी हम एल्गोरिथम को बनाते हैं तो उनके लिए मेन थ्री स्टेप्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा वो है बी, यानी कि सीक्वेंस होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए और रिपीट होना चाहिए। मतलब जो भी चीजें रिपीटिशन में यूज करी जानी है तो वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो मेन हमारे ये तीन स्टेप होते हैं किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग बॉक्स डिनोट्स, जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है ये क्या डिनोट करता है? तो देखिए यहाँ पे जो है ये सारे के सारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो हम लोग कोड लिखते हैं, तो उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि जैसे आप लोग मान लीजिए घर बनाना है, तो जो घर बनाना होता है तो उस घर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मैप बनाते हैं। मैप का मतलब क्या हुआ कि मैप का मतलब है कि कितने रूम होंगे, कितने वहाँ पे, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे लैट्रिन बाथरूम होंगे, या सारी की सारी चीज़ें जो भी मतलब यहाँ पे पार्किंग एरिया कितना रहेगा हमारा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हम लोग प्लानिंग करते हैं तो एक मैप पे करते हैं ना, वो कहीं घर बना तो होता नहीं है। तो उसका जो सबसे पहले मैप हम लोग तैयार करते हैं, तो उसी मैप के अकॉर्डिंग हम घर अपना बनाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाते टाइम पे ये कुछ फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं, ठीक है? तो ये सारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स हमको प्रोग्राम बनाने में हेल्प करते हैं कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे इस वाले बॉक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बॉक्स है हमारा वो कौन-सा बॉक्स है? डिसीजन बॉक्स है। तो आप लोग ये सारे के सारे सिंबल्स याद रखिएगा। जैसे अगर सर्कल यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब है स्टार्ट एंड स्टॉप करना है, ठीक है? प्रोग्राम को अगर स्टार्ट करना होगा तो अभी हम यहाँ पे सर्कल यूज़ करेंगे, अगर स्टॉप करना होगा तो भी सर्कल से एंड करेंगे, ठीक है? इनपुट आउटपुट, कोई भी नंबर हमको इनपुट लेना हो या उसका आउटपुट बताना हो कि क्या आया उसका रिजल्ट, तब उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है? और रेक्टेंगल का भी यूज़ करते हैं जब हमको प्रोसेसिंग में कुछ दिखाना होता है। जैसे कुछ चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारा प्रोसेसिंग में आ जाएगा। डिसीजन बॉक्स मतलब अगर हमारे पास 2 कंडीशन ऐसी आ गई जहाँ पे हमको डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायमंड बॉक्स। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कंडीशन रखा है कि ए जब तक लेस दैन 5 रहेगा तब तक हमारा ये चलना चाहिए। तो इसके 2 डिसीजन हो गए। एक हमारा जो है, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होना चाहिए और अगर फॉल्स होगी तो क्या होना चाहिए। तो डिसीजन बॉक्स इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये डिसीजन बॉक्स हो गया। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब जैसे एरो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जा रहा है प्रोग्राम, फिर यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल मतलब एरो से दिखाते हैं। और ये कनेक्टर होता है जब स्टेटमेंट को कनेक्ट करना होता है, तब हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से फ्लो चार्ट के सिंबल्स को आप लोग याद रख तो आप वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ अ डायग्राम दैट शो द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन-सा डायग्राम होता है जो प्रोग्राम के फ्लो को बताता है। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि आपको जो है, जो भी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी प्रोग्राम का, तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्लो चार्ट होगा। कि जैसे डायग्राम की बात कर रहा है तो डायग्राम हमारे किस में होते हैं? तो हमारे जो है फ्लो चार्ट में ही होते हैं। तो एक कोई वर्ड अगर आपको मिल जाता है सटीक जिससे हमारा ऑप्शन क्लियर होता है, तो आप लोग उसको पकड़ा करिए, ठीक है? तो उस वाले वर्ड को अगर आप पकड़ेंगे तो तुरंत का तुरंत ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कि कौन-सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पे जो है जैसे अभी ऊपर वाले में मैंने बताया कि पैरेललोग्राम हमारा कौन सा है, ये सेकंड वाला। तो पैरेललोग्राम किसके लिए यूज होता है, तो इनपुट आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये जितने सारे के सारे सिंबल्स हैं आप लोग इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लो चार्ट दैट आउटलाइंस द मेन सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। यहाँ पे जब फ्लो चार्ट होता है तो उसकी आउटलाइंस जो होती हैं वो क्या होती है प्रोग्राम में, तो उसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है या जो शेप बना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड शेप। तो डायमंड शेप जो होता है तो वहाँ पे जो है ये क्या बताता है, तो ये डिसीजन बॉक्स बताता है कि मतलब यहाँ पे रिपीटिशन के लिए यूज किया जाता है। ये रिपीटिशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे अगर हमको कुछ चीजें लूप में चलानी है, तो अगर आप लोगों ने लूप पढ़ा होगा तो लूप में क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जब बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डायमंड शेप जो यूज किया जा रहा है फ्लो चार्ट का उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बता क्या रहा है कि यहाँ से कोड जब अगर मान लीजिए ट्रू होगा तो ये फिर से चलने के लिए ऊपर जाएगा और फिर से चलना स्टार्ट होगा। तो ये जब तक जो भी यहाँ कंडीशन लिखी रहेगी, जैसे यहाँ लिखा है ए लेस देन इक्वल टू 5, तो जब तक ए की कंडीशन जो है लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी तब तक ये क्या करेगा, बार बार इस तरीके से जाता रहेगा और यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर जाएगा ऊपर, फिर चेक करता रहेगा। तो इस तरीके से जब बार बार एक पर्टिकुलर कंडीशन तक चलता रहेगा ये कोड, तब इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिशन, है ना, या इसी को बोलते हैं लूप। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या बता रहा है कि यहाँ से कोड जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर से फिर से रिपीट होगा, फिर वो यहाँ से जाएगा, फिर उसके बाद कोड स्टेटमेंट को चेक करके फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो ये बार बार चलता रहेगा, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं रिपीटिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट प्रोसेस इन फ्लो चार्ट। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस नाम जैसे वर्ड मिला, तो प्रोसेस यहाँ पे जो है फ्लो चार्ट में प्रोसेस सिंबल कौन सा यूज होता है, तो यहाँ पे इसके लिए हम प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगल यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट वाला क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो इसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के जो स्टेप्स होते हैं, पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। और इसी का जो कोड हम मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेप्स, अगर उसी स्टेप्स को हम ग्राफिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जो भी स्टेप्स लिखे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, और इसी स्टेप्स के तरीके से ही सूडो कोड लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नॉर्मली अगर हम पढ़ेंगे तो समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, लेकिन फ्लोचार्ट जो होता है तो इसी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब उसमें सिंबल्स बने होते हैं कि कौन कौन से सिंबल किस पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे जो एल्गोरिथम लिखी हुई है, तो कह रहा है कि स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है स्टेप 2 में, तो रीड नम, नम की वैल्यू यहाँ पे जो है रीड करेगा यूजर से। इसका मतलब हो गया कि कोई ना कोई नंबर हमारे पास यूजर देगा और उसको चेक करना है कि अगर वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे डैश मतलब फिल करना है। और ये कोड आप देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर कब होते हैं, जब हमारा कोई नंबर अगर 0 से लेस देन रहता है, अगर हमारा 0 से क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसी के लिए यहाँ पे जो है बता रहा है कि यहाँ पे क्या फिल करेंगे ताकि ये हमारा कोड सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम लिखते हैं कि नम लेस देन 0, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारा नम लेस देन 0 होता है तो गो स्टेप 5। तो गो स्टेप 5 वाले पे क्या लिखा है? तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंट नम इज निगेटिव, मतलब हमारा नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने दिया -5, जो नम की वैल्यू है वो क्या दी हुई है, -5। तो -5 जो है वो 0 से छोटा होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेप 5 पे जाए। तो स्टेप 5 पे क्या लिखा है कि नंबर इज नेगेटिव। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 दिया होता तो 5 लेस देन हमारा क्या होगा, 0 तो होगा नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेगा, तो नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट कर देगा और गो टू स्टेप 6, मतलब यहाँ 6 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एरोज शुड कम आउट ऑफ अ डिसीजन सिंबल इन अ फ्लो चार्ट। जैसे जो फ्लो चार्ट में डिसीजन सिंबल होता है तो डिसीजन सिंबल इस तरीके से होता है, तो इसमें कितनी एरोज होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो दो एरो होती है। तो एक हमारा जो है ट्रू कंडीशन के लिए चलता है
और एक फॉल्स के लिए चलता है। तो अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स के लिए हो गया और ये जो है ट्रू के लिए चल गया, तो दो ही एरो यहाँ पे यूज होंगी। तो इस वाले का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? टू होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन फ्लो चार्ट। यहाँ पे जो फ्लो चार्ट दिया गया है तो इसका हमको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है कि क्या आउटपुट आएगा। तो जैसा मैंने अभी पिछले वाले प्रोग्राम में बताया था कि जो है यहाँ पे फ्लो चार्ट क्या होता है, तो इसमें देखेंगे फ्लो चार्ट के तो लगभग सिंबल्स यूज हो रहे हैं, है ना। तो जैसे फ्लो चार्ट में सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट के लिए यहाँ पे सर्कल यूज किया जा रहा है। फिर यहाँ पे एरो जो है क्या बता रही है कि यहाँ पे अब इसके बाद स्टेटमेंट नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 यहाँ पे रीड की जा रही है। जैसे यहाँ पे जो ये पैरेललोग्राम यूज हो रहा है तो ये क्या करता है, तो ये इनपुट आउटपुट मतलब कोई भी वैल्यू का इनपुट लेता है या आउटपुट निकालता है। तो यहाँ पे देखेंगे पाई की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे वाइल वाइल एक कीवर्ड होता है जो प्रोग्राम्स को बार बार रिपीट करता है। तो कब तक रिपीट करेगा? जब तक कि आई लेस देन 20 रहेगा। मतलब आई जब तक लेस देन 20 रहेगा तब तक ये क्या करेगा? प्रोग्राम को रिपीट करेगा। ठीक है। तो रिपीट करते टाइम पे ये कंडीशन बार बार चेक करता रहेगा कि ये कंडीशन क्या है। तो आइए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंडीशन, और हर बार ये वैल्यू को दो दो करके इंक्रीज करता जा रहा है। आई प्लस टू का मतलब हो गया कि आई की वैल्यू में दो दो इंक्रीज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जब दो दो इंक्रीज करता जाएगा तो सबसे पहले कंडीशन जो चेक होगी वो चेक होगी 0 लेस देन 20। ठीक है। तो 0 लेस देन 20 हमारी कंडीशन ट्रू है। फिर अगली बार जब यहाँ पे देखेंगे तो अगली बार यहाँ पे आई की वैल्यू 2 इंक्रीज कर दे रहा है। तो जब आई की वैल्यू 2 इंक्रीज हो जा रही है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? फिर 2 हो जाएगी, क्योंकि 0 + 2 कितना होगा? 2 होगा। तो चेक करेंगे 2 लेस देन 20। तो टी 2 लेस देन 20 जो है वो सही है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे जब चेक होगा तो 2 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो 4 लेस देन 20। तो इस तरीके से जब चेक करते जाएंगे तो 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16 और 18, 20। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज इस तरीके से आएंगी, जो आई की वैल्यू इंक्रीज हो के आ रही है। ठीक है। तो जब देखेंगे तो लास्ट वाली जो वैल्यू आई है आई की वैल्यू 20, तो वो कंडीशन जब चेक करेगा 20 लेस देन 20, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन ये फॉल्स कब हुई है? जब आई की वैल्यू 20 हो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे लास्ट में जब ये कंडीशन फॉल्स हुई है तब आके वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है? आई की। तो आई की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो क्या आई है? 20 आई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा वो क्या होगा? सी होगा। तो इस तरीके से हम आउटपुट इसका निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच लैंग्वेजेस इज पाइथन रिटन। जो पाइथन लैंग्वेज है वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखी गई है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। यानी कि जो सी लैंग्वेज होती है उस सी लैंग्वेज के द्वारा यहाँ पे क्या की गई है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किस ईयर में डेवलप की गई थी? तो ये थी हमारी 1989 में। सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्ट की गई थी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कब स्टार्ट की गई थी? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में जो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो उसको उसके लिए हम लोग जब यूज करते हैं तो उसमें इंडेंट यूज करते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब हो गया कि अगर पर्टिकुलर कोई कंडीशन दी हुई है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट चलने चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इंडेंट का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रैकेट वगैरह यूज़ नहीं होते। जैसे अगर अदर लैंग्वेजेस अगर आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो उसमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। तो कर्ली ब्रैकेट वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। जो भी चीज़ें स्टेटमेंट होते हैं तो इंडेंट वाइज यहाँ पे जो रखी जाती हैं तो वो उसी इंडेंट में फॉलो करते हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे डैश ए इक्वल टू टू, ये भी हमारा करेक्ट है। डैश नहीं है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंडर स्कोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंडर स्कोर। ठीक है। डैश जो होता है वो बीच में लगता है, जैसे यहाँ पे ए लिखा तो इस तरीके से लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे लगता है बॉटम में तो इसको हम लोग अंडर स्कोर बोलते हैं। तो अंडर स्कोर अलाउ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हमारा करेक्ट है, इसमें भी अंडर स्कोर है, स्टार्ट है तो भी सही है। और इसमें देखेंगे तो इसमें भी अंडर स्कोर यूज हो रहा है तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? नन ऑफ दिस। तो जैसे अगर हम मान लीजिए हम करेक्ट इनकरेक्ट हमको पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? तो इनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। इनको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। ठीक है। तो जो भी आइडेंटिफायर होते हैं तो उसमें दो टाइप के आइडेंटिफायर होते हैं, एक वैलिड होते हैं और एक इनवैलिड होते हैं। एक वैलिड होता है और एक इनवैलिड होता है। तो जो वैलिड आइडेंटिफायर होते हैं तो उसमें जब भी हम देखेंगे तो वैलिड वाले में क्या होता है कि जैसे स्मॉल लेटर्स कोई भी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हमको नम यूज करना है तो ये हमारे सारे स्मॉल लेटर में है। कैपिटल अगर लेटर में नम लिखेंगे तो भी हमारा ये करेक्ट होगा। ठीक है।
तो कैपिटल ए से जेड तक या स्मॉल ए से जेड तक हम कोई भी लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। किसी भी लेटर के साथ यहाँ पे हम नंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे num1 इस तरीके से लिखा num1 या num2 हो गया। तो यहाँ पे जो है किसी भी जो वेरिएबल होता है तो किसी भी वेरिएबल के बाद में हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो भी हमारे स्मॉल या कैपिटल लेटर्स होते हैं तो उनके साथ हम वेरिएबल्स बना सकते हैं और यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के बाद में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक और देखेंगे तो जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल बनाना है, तो फर्स्ट नेम तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपकी जो है वैलिड में रहेंगी। मतलब अगर आप इस तरीके से वेरिएबल बनाएँगे या कहीं नाम आपको डिफाइन करना है, तो अगर नाम आप बनाएँगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये वैलिड में आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनके अलावा कुछ यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। इनवैलिड का मतलब हो गया कि वहाँ पे एरर थ्रो करेगा बार-बार। जैसे अगर मान लीजिए आपने जो है यहाँ पे बताया कि जो है किसी भी वेरिएबल के बाद में हम क्या कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, पहले ही नंबर यूज़ कर लिया, फर्स्ट नम करके लिखा हुआ है। ये हमारा इनवैलिड में आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपने अंडरस्कोर नहीं यूज़ किया, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखा और नेम लिख दिया स्पेस लगा के, तो स्पेस यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, तो ये भी इनवैलिड में हो जाएगा। या डैश नहीं अलाउ होता है, तो इस तरीके से भी डैश करके आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें इनवैलिड में आती हैं। तो अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप करेक्ट ऑप्शन जो है वहाँ पे चूज़ कर पाएँगे, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनवैलिड स्टेटमेंट? यहाँ पे पूछ रहा है कि इनवैलिड स्टेटमेंट कौन-सा है? तो इनवैलिड स्टेटमेंट में जैसे अभी पीछे मैंने बताया कि वहाँ पे आप क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कौन से वैलिड होंगे, कौन से इनवैलिड होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे एबीसी के बाद यहाँ पे जो वेरिएबल मतलब वैल्यू रखी गई है, ये कॉमा के साथ वैल्यू रखी गई है। तो कोई भी वैल्यू हमारी कॉमा के साथ नहीं होती है, ठीक है? यहाँ पे जैसे ए, बी, सी ये 3 वेरिएबल हैं और यहाँ पे बीच में देखेंगे तो स्पेस लगा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट होगा यानी कि इनवैलिड होगा। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ए, बी, सी लिखा हुआ है और उसके सामने 10, 20, 30 ये हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरे पीछे वीडियोज़ देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो ए होता है, वो ए हमारा 10 को डिनोट कर रहा है, बी वाली वैल्यू जो है 20 है और सी की वैल्यू क्या होगी? 30 होगी। तो इसको जो है बोलते हैं मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है? मतलब अगर मल्टीपल वेरिएबल में वैल्यूज़ को असाइन करना है तो इस वाले मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा क्योंकि बीच में यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है वैल्यूज़ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज़ पाइथन सपोर्ट? यहाँ पे जो पाइथन होता है वो कौन से टाइप की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ये भी होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये भी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ मेंशन्ड, मतलब यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन मेंशन किए गए हैं वो सारे के सारे करेक्ट होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a Python predefined data type? यहाँ पे जो है डेटा टाइप की बात की जा रही है तो कौन से ऐसे डेटा टाइप हैं जो यहाँ पे पाइथन में प्रीडिफाइंड नहीं है। तो जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटा टाइप तो डेटा टाइप में हमारे कई सारे डेटा टाइप आते हैं। तो उसमें जैसे 4 टाइप के डेटा टाइप आते हैं। कौन-कौन से? एक पहला होता है लिस्ट, दूसरा होता है टपल और तीसरा होता है डिक्शनरी और चौथा होता है सेट। तो ये चारों के चारों हमारे क्या होते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं। तो यहाँ पे जो है पाइथन में कह रहा है कौन से प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? डी होगा यानी कि क्लास हमारा कोई प्रीडिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। और ये तीनों के तीनों क्या है? प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे जैसे ये एसटीआर लिखा हुआ है, एसटीआर में वैल्यू रखी हुई है कंप्यूटर और यहाँ पे उसका क्या किया जा रहा है? स्लाइसिंग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। पिछले वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे जो पहले कॉलन के पहले जब वैल्यू लिखी जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्ट वैल्यू। और दूसरी जो वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं स्टॉप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू से एक कम तक हमेशा चलता है और तीसरी वैल्यू होती है स्टेप वैल्यू, ठीक है? तो ये 3 वैल्यू होती हैं किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है? तो अगर कॉलन के साथ लगा हुआ है तो। तो इसके अलग-अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो स्ट्रिंग में दिया हुआ है, तो कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो जो कंप्यूटर लिखा है, ये कंप्यूटर जो वैल्यू दी गई है, ये अलग-अलग इंडेक्स पे होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 इंडेक्स पे होगा और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये टोटल हमारे 7 इंडेक्स तक की वैल्यू दी गई है।
तो अगर इसमें जैसे पूछ रहा है कि स्टार्ट इंडेक्स, जैसे स्टार्ट इंडेक्स तो दिया नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट जो इसका स्टार्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है। और ये कहाँ तक जाएगा? तो 2 वाले इंडेक्स तक जाएगा। तो 2 वाले इंडेक्स पे देखेंगे तो ये कौन-सी वैल्यू है? तो ये स्टॉप वैल्यू है। तो स्टॉप वैल्यू से हमेशा 1 कम तक चलता है ना? तो यहाँ पे देखेंगे तो जब 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे जाके एंड हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 पे जाके एंड हो जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 ही लेटर्स आएँगे, कौन-कौन से? सी और ओ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है? तो इससे देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए ये मान लीजिए हमारा एसटीआर है, तो एसटीआर में ये वैल्यूज़ रखी हुई है। तो अगर इस तरीके से कहता है कि एसटीआर में यहाँ पे जैसे कॉलन लगा के छोड़ दिया, तो इसमें क्या होगा कि पूरे के पूरे स्टार्ट ना तो दिया है, ना एंड दिया है। तो डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और पूरा का पूरा एंड तक जाएगा। तो इसमें पूरा का पूरा हमारा क्या आ जाएगा? कंप्यूटर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा कंप्यूटर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट एसटीआर एक स्ट्रिंग है और इसमें 1 दिया कोलन 3 दिया। तो इसका मतलब 3 - 1, तो 3 - 1 कहाँ तक जाएगा? तो 2 तक। तो इसमें क्या आएगा फिर? COM आएगा। ठीक है? और इसी तरीके से अगर यहाँ पे एसटीआर में 2 बार कोलन लगा के यहाँ -1 लिख दिया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा RETUPM और OC, तो इस तरीके से आ जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। तो इसके अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको मैं किसी वीडियो में सेपरेट इसको डिस्कस करूँगा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। एप्रॉक्स मान के चलिए कि आप जो है 15 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है? तो 15 क्वेश्चन स्ट्रिंग में हो सकते हैं, फिर 15 क्वेश्चन लिस्ट में भी हो सकते हैं। तो इसका पूरा एक जो है 10 मिनट का वीडियो बन सकता है, तो इसको मैं अलग डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी के लिए आप इन तीनों स्टेटमेंट को याद रखिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट मेथड थ्रू व्हिच वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी टपल। तो यहाँ पे पाइथन में अगर हमको एम्प्टी टपल बनाना होगा तो उसके लिए हम कैसे बनाएँगे? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला है। यानी कि देखा होगा आप लोगों ने कि जो हमारी टपल होती है, तो वो हमारी पैरेंथेसिस में होती है। तो पैरेंथेसिस में अगर इस तरीके से एम्प्टी टपल वेरिएबल है, उसमें अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा के ओपन क्लोज़ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी टपल बन जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नेम ऑफ द GUI दैट कम इन बिल्ट एज एन इंटरैक्टिव शेल विद पाइथन। तो यहाँ पे जो है GUI का मतलब क्या होगा? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब जो पाइथन होता है उसका जो GUI फॉर्म है वो कौन सा यूज होता है? तो उसके लिए हम लोग आइडियली यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन A user specified value can be assigned to a variable with this function। यहाँ पे जो है अगर हम यूजर से कोई वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यानी कि इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन्स आपके पूछे जाते हैं तो वो बार-बार कहीं न कहीं रिपीट होके आते रहते हैं। जो नाइलेट क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्वेश्चन हर बार नया-नया तो बनाएगा नहीं। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन्स आपके पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में, तो वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिर से क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो अगर आप लोग जैसे 1000 क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप 1000 क्वेश्चन पूरा का पूरा अगर आप देख लेते हैं, तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा कि जो बाहर आपके सिलेबस से बाहर जाएगा। और देखिए यहाँ पे जैसे अगर आपको जो है 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 100 क्वेश्चन में यहाँ पे इसका जो भी नंबर आप ले आएँगे, मान लीजिए आपने 17 मार्क्स ले आए या जो है 60 मार्क्स ले आए, तो इसका जो है केवल 60% ही आपको लिया जाएगा। यहाँ पे जैसे 60% अगर इसका लिया जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 70 वाले का कितना बन जाएगा? यहाँ पे 42 नंबर बन जाएँगे और इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना नंबर बन जाएगा 36। तो 36 ये मार्क्स जो आपके बन रहे हैं वो 60% बन रहे हैं, तो 60% ही लिया जाना है। तो अगर आप कम से कम भी नंबर ले आते हैं तब भी आप पास हो जाएँगे। अब सोचिए यहाँ पे 1000 क्वेश्चन है हमारे पास, अब 1000 क्वेश्चन में आपको जो है 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन में आप 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन नहीं सही, इतना तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए जितने सारे वीडियोज़ की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप उसको समझ के अगर सॉल्व कर लेंगे, तो आप पास होने के लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए कि हमको पास होना ही होना है। उसमें फेल नाम का कोई वर्ड आता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन
For which type of error does the interpreter halts and report the error but does not execute the program? देखिए, अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर होती है तो वो क्या करता है, उसको वहीं पे रोक देता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो ऐसी कौन सी टाइप की एरर होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि तीन टाइप की हमारी क्या होती है, एरर होती है। पहला होता है जो है सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर। दूसरा होता है हमारा लॉजिकल एरर और तीसरा होता है रन टाइम एरर, रन टाइम एरर। ठीक है, तो ये तीन टाइप की एरर होती हैं। तो जो सिंटैक्स एरर होता है वो प्रोग्राम में अगर कोई स्टेटमेंट जैसा लिखा जाना चाहिए था, सिंटैक्स जैसा लिखा जाना चाहिए था, अगर उस तरीके से मैंने नहीं लिख रखा है तो वहाँ पे कौन सी एरर होगी, सिंटैक्स एरर। और जो दूसरी एरर है लॉजिकल एरर, जो हम डिजायर्ड आउटपुट चाह रहे हैं अगर वो नहीं मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है। और तीसरी रन टाइम एरर होती है। रन टाइम का मतलब हो गया कि जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होने जाता है तब वहाँ पे जो एरर आती है तो उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। तो ये तीन टाइप की मेन एरर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें आउटपुट पूछ रहा है। तो जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई है, एक्स की वैल्यू जैसे 8 दी है, वाई की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोल रहा है कि एक्स, यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर वाई। तो जैसे 8 इंटू इंटू इसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि पावर निकालना। पावर निकालने का मतलब है कि जैसे 8 लिखा है तो 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 कितना होगा यहाँ पे, 64 होगा। तो जब ये 64 होगा तो इसमें देखेंगे तो 64 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? तो यहाँ पे एक बार इंटू होना चाहिए था, क्योंकि 8 इंटू टू जब करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 तो ऑप्शन दिया है, दो बार यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। लेकिन आप दोनों क्वेश्चन को याद रखिए कि जैसे अगर यहाँ पे दो बार इंटू लग के आता है इसका मतलब हो गया कि पावर करना है, और अगर यहाँ पे एक बार इंटू लगा होगा तो नॉर्मली हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर एक बार इंटू लगाते हैं तो इसका आंसर होगा 16, और अगर यहाँ पे दो बार इंटू लगता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो पावर कैलकुलेट करेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? यहाँ पे जैसे आउटपुट बताना है तो x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है। तो x और y, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड के साथ है। तो एंड की जो कंडीशन होती है, मैंने बताया था कि दोनों की दोनों जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक कंडीशन एंड में ट्रू नहीं होती। जैसे ट्रू और एंड ट्रू अगर है तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक पहली कंडीशन फॉल्स और यहाँ पे दूसरी कंडीशन ट्रू है तब भी फॉल्स आएगा। और अगर पहली कंडीशन ट्रू है और यहाँ पे दूसरी कंडीशन फॉल्स है तब यहाँ पे तब भी फॉल्स आएगा, और दोनों कंडीशन फॉल्स रहेगी तो दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तब तो फॉल्स आना ही आना है। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा एंड की। अगर पहली कंडीशन ट्रू दूसरी कंडीशन ट्रू, दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी ट्रू आएगा, नहीं तो सब फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? यहाँ पे जो आउटपुट बताना है इस वाले स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखेंगे जैसे 50 एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स लिखा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे सिंटैक्स हम कंडीशन चेक करते हैं। इस सिंटैक्स में सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये स्टेटमेंट इसका एग्जीक्यूट होता है। तो ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि यहाँ पे अगर 50 हमारा ग्रेटर देन 10 है तो कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो मैंने क्या बताया कि अगर ट्रू होगा तो इस साइड वाले एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या जा रही है, z में जा रही है। y की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ पे जो है z की वैल्यू जब 10 जाएगी तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट? यहाँ पे भी आउटपुट बताना है। तो जैसे ये लिस्ट का क्वेश्चन है तो लिस्ट में जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंडेक्सिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है या स्लाइसिंग का पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो टुडे लिखा हुआ है ये 0 इंडेक्स पे है, और टुमारो यहाँ पे ये 1 वाले इंडेक्स पे है, और यस्टरडे 2 वाले इंडेक्स पे है। तो जैसे यहाँ पे x1 का मतलब हो गया कि x लिस्ट का 1 इंडेक्स क्या है, यहाँ पे टुमारो है। तो ये टुमारो वाली वैल्यू कहाँ पे जा रही है, y में। तो जब y में वैल्यू स्टोर हो गई टुमारो तो y को जब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे टुमारो ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? जैसे यहाँ पे ये नेस्टेड लिस्ट का क्वेश्चन है तो ये पूरा का पूरा हमारा 0 इंडेक्स पे आएगा, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, लिस्ट ये 1 वाले इंडेक्स पे आएगा। तो जो लिस्ट होती है तो लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो एक हमारी ये आउटर लिस्ट है और इसके अंदर दो लिस्ट बनी हुई है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जब भी हम नॉर्मल ब्रैकेट होते हैं तो उसमें इंडेक्सिंग 0 1 2 इस तरीके से करते हैं। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0 1 2 इस तरीके से इंडेक्सिंग करेंगे।
ठीक है? तो इसी तरीके से देखेंगे तो ये जीरो इंडेक्स मेन आउटर वाली जो इंडेक्सिंग थी उसको मैंने 0 1 के फॉर्म में कर दिया और इसके अंदर जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे क्या होगी 0 1 2 इस तरीके से इंडेक्सिंग हो जाएगी और इसके अंदर भी 0 1 2 तो इसका जो इंडेक्स बनेगा तो यहाँ पे पूछ रहा है x1 और 2 तो x1 यहाँ पे आउटर वाला जो इंडेक्स है वो x1 ये है और इसके अंदर 2 इंडेक्स कौन सा होगा तो यहाँ पे 6.0 होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो यहाँ पे डी हो जाएगा ठीक है तो इसमें जो जैसे दो वैल्यू पूछ रहा है तो x में अगर मान लीजिए हमने लिखा 0 और यहाँ पे 2 लिखा तो ये जो 0 बता रहा है ये आउटर इंडेक्स के लिस्ट की पूछ रहा है जो आउटर इंडेक्स है हमारा उसकी बात कर रहा है और जो ये उसके अंदर इनर वाले इंडेक्स की बात कर रहा है ठीक है इनर इंडेक्स का मतलब हो गया कि उसके अंदर जो वैल्यू है यहाँ पे जैसे ये एक लिस्ट होती है तो लिस्ट में भी तो हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए 4 6 9 या 7 जो भी लिखा है तो यहाँ 0 इंडेक्स 1 और 2 अब ये किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ये 0 इंडेक्स के अंदर आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है तो जैसे यहाँ पे एक्स डॉट इंसर्ट एक फंक्शन होता है ये क्या करता है कि जो इंडेक्स दिया होता है जैसे यहाँ पे ये क्या है इंडेक्स है और ये क्या है उसकी वैल्यू है तो ये जिस जगह पे इंसर्ट करना होता है तो उसी जगह पे यहाँ पे क्या करता है उस इंडेक्स की वैल्यू को इंसर्ट कर देता है तो जैसे ये लिस्ट है तो इसमें लिस्ट में देखेंगे तो ये 0 इंडेक्स है ये 1 2 और 3 ये तीन यहाँ पे इंडेक्स दिए गए हैं अब यहाँ पे कह रहा है 1 वाले इंडेक्स पे 0 डाल दो तो 1 वाले इंडेक्स पे जब 0 आ जाएगा जैसे यहाँ पे 1 वाले इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 0 तो जब 1 वाले पे 0 आ गया तो बाकी के एलिमेंट यहाँ पे क्या होंगे उसके शिफ्ट हो जाएंगे तो इस तरीके से जब देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी वाला 5 0 4 3 2 ठीक है तो यानी कि ये बता रहा है कि कौन से इंडेक्स पे डालना है और ये कौन सी वैल्यू डालनी है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे जब x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो बी वाला ऑप्शन मिलेगा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे जैसे देखेंगे तो एक लिस्ट है तो इसकी इंडेक्सिंग हम लोग कर देते हैं तो यहाँ पे जैसे 0 1 2 इंडेक्स हो गया अब यहाँ पे x0 की वैल्यू पूछ रहा है तो x0 पे क्या है 4 है और x2 पे क्या है तो यहाँ पे 7 है तो 7 प्लस 4 कितना हो गया 11 और इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें तो यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है फ्लोट में तो फ्लोट में जो वैल्यू होती है वो पॉइंट में होती है यानी कि डेसिमल वैल्यूज होती हैं तो इसको हम इस तरीके से 11.0 लिख सकते हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे A B C D होगा ठीक है तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैसे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें आउटपुट क्या आएगा तो जैसे x की वैल्यू 50 दी है अब यहाँ पे चेक कर रहा है हर जगह हम यहाँ पे 50 वैल्यू x की रख के देखेंगे कंडीशन कौन सी ट्रू हो रही है ठीक है तो जैसे यहाँ पे जो इफ की कंडीशन दी हुई है तो इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स तो जैसे चेक कर रहा है कि 50 ग्रेटर देन 10 होगा और एंड के साथ यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या चेक कर रहा है तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो 50 है वो लेस देन 15 है तो यहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशन देखेंगे तो ये तो ट्रू है कंडीशन लेकिन जो दूसरी वाली कंडीशन है ये क्या है ये फॉल्स है जब दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स है और पहली ट्रू है तो दोनों के केस में क्या होता है एंड में जब हम कंडीशन चेक करते हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी वहां पे स्टेटमेंट ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा तो यहाँ पे देखेंगे तो इस पूरे की जगह जब फॉल्स होगी कंडीशन तो अब क्या करेगा ये अब अगले वाले एलिफ में जाके कंडीशन को चेक करेगा अब नेक्स्ट कंडीशन जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे अगली कंडीशन क्या दी है 50 ग्रेटर देन 15 एंड यहाँ पे 50 जो है वो क्या लेस देन 25 है तो यहाँ पे देखेंगे जब दोनों की दोनों कंडीशन को तो यहाँ पे जैसे पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो इस वाले केस में भी ओवरऑल कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी ये भी फॉल्स हो गई तो तीसरे वाले स्टेटमेंट पे जाके चेक करेगा क्या यहाँ पे जो है जो वैल्यू है 50 वो क्या ग्रेटर देन 25 है और जो 50 है वो क्या लेस देन 35 है तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू दूसरी कंडीशन फॉल्स तो यहाँ पे ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अब यहाँ पे बचा कौन तो एल्स बचा है तो यहाँ पे जाके प्रिंट कर देगा डायरेक्ट ये क्या नॉट फॉल्स तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट यहाँ पे भी आउटपुट बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा तो जैसे आई इन रेंज यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेके 25 तक चलेगा और इसकी जो 5 लिखी हुई है ये स्टेप वैल्यू है जैसे जो रेंज होती है तो रेंज में क्या होता है कि यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू होती है कहाँ से स्टार्ट होगा और दूसरी क्या कौन सी वैल्यू होती है तो एंड वैल्यू हमेशा एक कम तक चलती है और तीसरी जो वैल्यू होती है वो होती है स्टेप वैल्यू ठीक है तो रेंज में ये तीनों के तीनों टाइप के इस तरीके से चलेंगे तो जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहा है और एंड वैल्यू जैसे यहाँ पे 25 - 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा
24 और यहाँ पे स्टेप वैल्यू कितनी है 5। तो इसी तरीके से जब हम चलाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 1 से, तो सबसे पहले 1 आएगा। 1 के बाद फिफ्थ इंडेक्स पे क्या आएगा? तो यहाँ पे सीधा क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 6 के बाद फिफ्थ इंडेक्स पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा 11। इसके बाद फिफ्थ इंडेक्स पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 21। फिर उसके बाद तो यहाँ पे आ जाएगा 26। तो यहाँ पे चलना तो 24 ही तक था ना, तो 24 के अंडर में कौन कौन आ रहा है? तो यहाँ पे 21, 16 इस तरीके से सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? यहाँ पे जैसे इसका आउटपुट पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ये तो डिक्शनरी है। डिक्शनरी कैसे कैसे पता चला? तो यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर की वैल्यू पेयर फॉर्म में अगर वैल्यूज दी होती हैं, की वैल्यू पेयर फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्शनरी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो एक्स नाम की डिक्शनरी है, और इसमें देखेंगे तो एक्स जो है वो क्या है? एक की है, और उसके सामने जो लिखी है 1 वो क्या है? वो वैल्यू है। तो की और वैल्यू पेयर फॉर्म में जब वैल्यू दी गई है, तो जो आइटम्स होता है वो की वैल्यू को ही निकालता है। तो यहाँ पे जब पहली की वैल्यू को निकालेगा तो x1, यानी कि i की वैल्यू क्या होगी? x होगी, और y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो दोनों की दोनों वैल्यू प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, और स्पेस के साथ प्रिंट कर रहा है। ठीक है। तो x1 इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। फिर अगला वाला जो प्रिंट होगा तो यहाँ पे y2 प्रिंट हो जाएगा, और तीसरा जब प्रिंट होगा तो z3 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन दिया है y2 z3, इस तरीके से दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पे बी वाला होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट, यहाँ पे भी आउटपुट बताना है। तो जैसे रेंज वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से पूछ रहा है, तो यहाँ पे जैसे दो वैल्यू दी है रेंज में। तो जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि रेंज में अगर एक वैल्यू दी है तो यहाँ पे पहली वैल्यू होगी स्टार्ट, और दूसरी वैल्यू होगी एंड -1। तीसरी वैल्यू है ही नहीं, तो डिफॉल्ट में यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू होगी, वो डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी? स्टेप वैल्यू वो 1 होगी, मतलब एक एक के स्टेप में आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू जो जो आएगी वो पहले आएगी आई की वैल्यू 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 5 - 1 तो यानी कि 4 तक चलेगा ये। तो आई की वैल्यू 2 होगी, फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 3, फिर आई की वैल्यू 4। तो ये 4 बार ही लूप चलेगा। ठीक है। तो आई की वैल्यू 4 बार तो प्रिंट करने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ पे नीचे एक कंडीशन दी हुई है कि आई की वैल्यू जब चेक करेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे 1 है, तो 1 क्या इक्वल टू 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। 2 इक्वल टू 3 है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है। 3 इक्वल टू जब 3 होगा, तो यहीं पे ये क्या करेगा? लूप को टर्मिनेट कर देगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो लूप को जब टर्मिनेट करेगा तो यही दो वैल्यू हमारे पास क्या होंगी? प्रिंट होके मिल पाएंगी। अब दो नहीं, तीन वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि ये तीसरी बार कंडीशन चेक करके क्या कर रहा है? लूप को बंद कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो तीन वैल्यू प्रिंट होंगी यहाँ पे। कौन कौन सी? 1 2 3। ठीक है। जैसे यहाँ पे जब आई की वैल्यू 1 हुई तो प्रिंट हो गया, तो 1 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू जब 2 हुई तो 2 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू जब 3 हुई तो 3 प्रिंट करके यहाँ पे कंडीशन को चेक कर रहा है। तो कंडीशन जब ट्रू हो जा रही तो उसको क्या कर दे रहा है? ब्रेक कर दे रहा है, यानी कि अब लूप टर्मिनेट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? यहाँ पे जैसे var1 की वैल्यू 20, var2 की वैल्यू 5 और var3 की वैल्यू 2 दी है। तो यहाँ पे जैसे जब ये फंक्शन का क्वेश्चन है, तो फंक्शन में क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर दिया होता है, तो उसकी वैल्यू वहाँ पे ले जाके अपडेट कर देता है। जैसे यहाँ पे जब ये चलना स्टार्ट होगा, तो जो 5 यहाँ पे कॉल किया जा रहा है इसको, तो 5 वाली वैल्यू ले जाके यहाँ पे var1 में डाल देगा, और जो 7 वाली वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाएगी? तो var2 में चली जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब ये जो 20 और 5 दिया था, अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब जो नई वैल्यू इसके साथ अपडेटेड वाली आ रही है इसके पास, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 इंटू 7 इंटू क्या होगा? 2 होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 35 हो गया, और इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 70। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? 70 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? यहाँ पे देखेंगे तो दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं। एक दिया है import random as rd, और rd डॉट randint 4,7। तो जो ये फंक्शन दिया है rand int, ये क्या करता है कि जो दोनों की दोनों वैल्यू दी है इसमें 4 और 7, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें रैंडम वैल्यू आएगी किसके बीच की? तो 4 से 7 के बीच की रैंडम वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि उसमें 4 और 7 दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं, मतलब 4 और 7 भी आ सकता है नंबर उसमें। ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑप्शन करेक्ट वाला है वो है लास्ट ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि अ रैंडम इंटीजर वैल्यू बिटवीन 4 एंड 7 इंक्लूडिंग 4 एंड 7, यहाँ पे लास्ट में 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है मतलब 4 और 7 को इंक्लूड किया जाता है। तो इसके अंदर 2 फंक्शन और होते हैं, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आरडी डॉट रैंडम केवल, अगर ये आरडी डॉट रैंडम अगर केवल यूज़ किया जाता है, तो इसमें क्या होता है 0.0 से लेके 1.0 के बीच की वैल्यू ये देता है। मतलब ये इसमें ना तो 0.0 होगा ना 1.0 होगा, इसके बीच की वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पे 0.47 हो सकता है, 0.55 हो सकता है। तो इस तरीके से वैल्यू आ सकती है, ठीक है? मतलब यहाँ इसमें जो है 0.0 ना तो इंक्लूड होगा ना 1.0 इंक्लूड होगा, ठीक है? तो इस तरीके से जो है रैंडम वाले का काम होगा। रैंड इंट में क्या होगा, जैसे बताया ही कि अगर दो यहाँ पे वैल्यू दी है तो वो रेंज की वैल्यू है, तो इसमें दोनों की दोनों वैल्यू आ सकती है। मतलब 4 भी इंक्लूड रहेगा और यहाँ पे 7 भी इंक्लूड रहेगा। और तीसरा जो होता है आर डी डॉट रैंड रेंज होता है, रैंड रेंज। तो अगर इसमें वैल्यू मान लीजिए मैंने दे दिया 10,7, तो 10,7 का मतलब हो गया कि ये इंटीजर वैल्यू देगा, लेकिन 10 और 7 के बीच की वैल्यू देगा, ठीक है? यहाँ पे जब रैंडम यूज़ कर रहे थे तो केवल हमको पॉइंट में वैल्यू मिल रही थी, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो रैंड रेंज में तो यहाँ पे केवल 10 से लेके 7 तक के बीच की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे 4 और 7 लिखा है रैंड इंट में, तो इसमें भी बीच की वैल्यू मिलेगी, लेकिन 4 और 7 भी उसमें आ सकता है। और इसमें जो है 10 और 7 को छोड़ के यहाँ पे क्या होगा, रैंड रेंज में वैल्यू आएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू? जैसे यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है इम्पोर्ट सिस, यहाँ पे सिस्टम एक इम्पोर्ट किया जा रहा है और सिस डॉट वर्जन चेक किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोल रहा है कि पाइथन का वर्जन क्या होगा, तो ये जो है क्या बताता है, तो डिस्प्ले द पाइथन वर्जन। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन पहला वाला होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा जो पाइथन इंस्टॉल्ड है हमारे कंप्यूटर में तो वो कौन से वर्जन का है, तो वहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट जब लिखेंगे sys डॉट वर्जन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा उसका पाइथन का वर्जन। तो इस तरीके से मैंने 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने साथियों में भी शेयर करें जो जो ओ लेवल के पाइथन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं।